आपने सबसे पहले घबराना नहीं। सफेद पोश अफराद का जीना हराम हो गया क्योंकि वो अपने बच्चों को रोटी खिलाए या पेट्रोल डाले। सारी दुनिया में हमारे से 2-3 गुना ज्यादा महंगाई है। इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे बढ़ा हुआ है। हालात हैं उसमें जाहिर है, इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। जहाँ तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऑयल प्राइसेस हमें पास ऑन करनी पड़ेंगी। सिलेक्टेड हुकूमत जिसकी वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ है, ये सब चोर है। मुझे तरीके अदम एतमाद तो नजर नहीं आ रही है, मुझे जेलें नजर आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। चोर जो होते हैं जब उनके इंटरेस्ट की बात होती तो वो एक हो जाते हैं। इससे बच गए तो तरीके अदम एतमाद लाएंगे ना। मरियम साहबा भी मुकम्मल साइलेंट मोड में, जब जब इनकी करप्शन के को पकड़े जाने का मौका आएगा आप देखेंगे ये साइलेंट मोड पर फौरी तौर पर लग जाएंगे। सोशल मीडिया के ऊपर और फिर अब कुछ चैनल्स में भी जिस तरीके की घटिया जुबान इस्तेमाल की जा रही है, बहुत अहम है कानून साजी की जाए और सख्त इक़दाम है इस ज़िमन में वो उठाए जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा टेट। बात करेंगे, बहुत सी मामलात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स बहुत हैं। एक तो खैर सबसे जो अहम चीज़ है आपके लिए हमारे लिए वो जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उस पर भी बात करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया कि जी ये तो बैनुल अक़वामी सतह पर बढ़ी हैं कीमतें, तो हमने तो बढ़ानी थी। उधर से हम सुन रहे थे पीपल्स पार्टी की शहर रहमान साहबा कह रही थी कि जी नहीं $2-3 कम हुई हैं कीमतें, लेकिन बहरहाल इस पे भी पोजीशन आपने सुनी। वैसे शिबली फराज साहब तो कह रहे थे कि आप लोग ज़रा पेट्रोल वगैरह कम इस्तेमाल करना शुरू करें और ये इस पर उम्मीद सब किए हुए हैं कि पेट्रोल की कीमत कम होगी जब ग्लोबली टेंशन कम होगी, तो वो भी देखते हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर ज़ाहिर है नाजरीन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बड़ा अहम है, वो बात चल रही है अभी भी एज वी स्पीक। तो PMLQ जो एक मेजर अहला है हुकूमत की और जिस पर तकिया किए हुए हैं किसी हद तक जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं कि वो भी इनको शायद ज्वाइन करें, तो उनका मुशावरती इजलास हो रहा है अभी इस्लामाबाद में कि वो किस तरफ जाएंगे। हुकूमत को तो कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर को मोनिस इलाही साहब कह चुके हैं, जो मिनिस्टर भी हैं PMLQ के कैबिनेट में, कि जी आप फिक्र ना करें, आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। बट लेट्स सी, आज उनकी भी मीटिंग हो रही जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, कल से खबरें आ रही, कल रात से, कि कोई किसी तरफ ऊँट बैठता नज़र नहीं आता। कुछ लोग इस पर कयास राय कर रहे हैं कि वो लैंड कर जाएंगे जाती उम्रा में, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पता नहीं। सो एनीवे, इन सब चीज़ों पर बात होगी, हमारे साथ पॉलिटिकल पैनल होगा। बट इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं नाजरीन, जो आज हुआ है, मोहसिन बेग साहब एक जर्नलिस्ट भी हैं, पहले वो उनकी एक प्रमोशन हाउस था, वो उसके बाद इन्होंने जर्नलिज़म शुरू किया और ऑनलाइन इनकी एक है बेसिकली वेबसाइट है, न्यूज़ सर्विस है, काफ़ी देर से वो चल रही है। और उनके ख़िलाफ़ FIA में केस दायर किया मुराद सईद साहब ने। उन्होंने कहा जो कुछ गैर मुनासिब बातें की गई एक प्रोग्राम में, और बातें तो गैर मुनासिब थी, हम तो इस तरह की चीज़ इनकरेज नहीं करते। हमने अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा कहा है कि हुकूमत की तरफ से भी और हुकूमत के सपोर्टर्स की तरफ से भी, और बहुत ही खुराफात जब सामने आती है सोशल मीडिया पे, वी ऑलवेज टेक अ पोजीशन, तो इस वक्त भी हम कहेंगे कि वो बात दुरुस्त नहीं थी। उसके बाद फिर FIA में केस, वो कानूनी एक उन्होंने अपना हरबा इस्तेमाल किया जो मिनिस्टर थे, और मुराद सईद साहब वो ठीक है, दैट सो फार सो गुड। उसके बाद फिर ये जब गए FIA वाले इनके घर, तो अपेरेंटली यूनिफॉर्म भी नहीं था, और उनको वो कहते हैं मुझे पता नहीं था कि कौन है FIA वाले हैं, कौन है। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ रिटेलिएट किया, फिर पुलिस आई, उसके बाद इनकी वीडियो सामने आई कि ये फायर कर रहे थे, फिर लोगों को मारा भी, लोगों को नहीं, सॉरी, एक FIA के डिप्टी डायरेक्टर या किसी को कुछ कुटाई भी की, वो ऑल ऑफ दैट इज़ ऑन कैमरा। बहरहाल उसके बाद फिर इनके ख़िलाफ़ 2 केसेस, इसके FIA के केस के बाद वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत भी केस इनके ख़िलाफ़ दायर हो गया। इनको अरेस्ट कर लिया गया, मोहसिन बेग साहब को, और फिर सेशंस कोर्ट के जज ने भी इनका केस सुना और उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली जो FIR है ये थोड़ी देर पहले जजमेंट आई है नाज़रीन सेशंस कोर्ट की। उन्होंने जज की, उन्होंने कहा जी असल में तो FIR कटना चाहिए था FIA के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने छापा जो मारा वो इल्लीगल था। उन्होंने कहा कि कानून के तहत छापा नहीं मार सकते थे, और
पूरी जो उन्होंने बयान किया क्यों वो कहते हैं कि छापा मारना इलीगल था। और वो भी सवाल उठाया कि 9 बजे सुबह लाहौर में साइबर क्राइम विंग FIA में उन्होंने शिकायत दायर की है, मुराद सईद साहब की तरफ से गई है, और 10 बजे कैसे लाहौर की टीम आके इनके घर में छापा मारे। तो एनीवे सेशंस कोर्ट का ये फैसला था, लेकिन ये याद रहे कि एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत ऑलरेडी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी इनके खिलाफ केस दायर हो गया और उस कोर्ट ने, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने इनको एक फिजिकल रिमांड दे दी है, पुलिस के हवाले अब कर दिया। और ये भी बताते चलें कि जब ये सेशंस कोर्ट में आए हैं आज, तो वो नज़र आ रहा है कि इनको मारा पीटा गया, तो इनके मुंह ज़ख्मी था मुंह। तो एक सिचुएशन जो है पेचीदा बनी है और कानून जो है वो भी हरकत में आ गया है। तो देखते हैं कि किस तरह डेवलप होती है सिचुएशन। कानून की होनी चाहिए बालादस्ती, किसी को कानून तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे आप ताकतवर हैं चाहे आप वीक हैं, कानून लागू होना चाहिए आप पे। तो ये देखते हैं कि डेवलप कैसे होती है स्टोरी, इस पर भी बात करेंगे। एहसन बून साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, और हम जो हमारा पॉलिटिकल पैनल है उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर कमेंट करें कि ये जो एक सिचुएशन डेवलप हुई है। और आज सारा दिन आप यही स्टोरी पर आप की नज़र होगी कि टेलीविज़न पे बार बार आ रहा था, क्योंकि बड़ी इट वाज अ डेवलपिंग स्टोरी। 2 कोर्ट्स में चली गई बात और उसके बाद आपने देखा कि उनको मार भी पिटी है और उनको उनकी फ़िज़िकल रिमांड भी हो गई है। तो अब नाज़रीन देखते हैं कि हमारे साथ इस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब हैं, सेनेटर हैं, सीनियर लीडर हैं PMLN के, और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक, आपने हमें ज्वाइन किया। जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे नाज़रीन, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फूड एंड सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। और कमर जमान कायरा साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, बहुत एक्टिव है इस वक्त, और जो इस वक्त पार्टी की डिसीजंस हो रही हैं कायरा साहब इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट। प्लस जो लाहौर में इस वक्त सीन है उसमें भी कायरा साहब बड़े करीब से उसको देख रहे हैं, जहां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक्शन हो रही है। और एहसन बून साहब भी हैं हमारे साथ। अगर पैनलिस्ट से इजाज़त दें तो मैं एहसन बून साहब से जल्दी से जो मोहसिन बेग साहब का इस वक्त लीगल एक सिचुएशन है उस पर कमेंट ले लूं। जी एहसन बून साहब। जी हेलो जी एहसन बून साहब, ये बताइएगा कि सेशंस कोर्ट की एक इस वक्त जो उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने कहा जी FIR तो कटनी चाहिए थी अगेंस्ट FIA, और दूसरी तरफ एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, क्योंकि वो हमने देखा भी जो उन्होंने पिस्टल उठाई और चला रहे थे मोहसिन बेग साहब, और वो कह रहे मैंने सेल्फ डिफेंस में वो चलाई, और एक कैमरामैन है एक्सप्रेस TV का, उसकी मेरा ख्याल है वो वीडियो बना रहे थे तो उस वक्त भी पिस्टल चली, और उसके बाद फिर कुछ एक FIA के बंदे को मारा भी, मार कुटाई हो रही थी। तो बैक एंड फोर्थ ये हुआ है। तो आप क्या देखते हैं जी ये सिचुएशन, लीगली जो बात आगे बढ़ रही है? लीगली जो बात हमला करने की बात है किसी एक ऑफिशियल पे, एम्प्लॉय पे, मैं समझता हूँ कि उस हवाले से तो 788 एक्ट करती है। जब आप आपकी फोर्स के बंदे आते हैं और वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, या किसी वारंट की एक्सिक्यूशन के लिए आते हैं, या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उस हवाले से आते हैं, तो अगर आपको उनको रेजिस्ट करते हो और पर्टिकुलरली फायरिंग करते हो या हमला करते हो, तो फिर एक खास सतह पे, खास तौर पे जब आप फायरिंग करते हो उनको, तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से कानून अपनी राह बनाता है, 788 लगती है। लेकिन ये बात एक देखने वाली बात है कि हम अखलाकी तौर पे भी ये समझते हैं कि ये कैमरा लॉज के हवाले से या बाकी जो अथॉरिटी है उस हवाले से जो हमारी आजादी है, अजहार की राय है, वो उसकी क्या लिमिटेशन क्या होनी चाहिए। ये हर शहरी जो है वो समझता है कि किसी भी फैमिली के हवाले से या किसी शख्स के हवाले से एक अखलाकी इक़दार को पामाल करते हुए लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वो कब भी फैमिली हो, किसी आम शहर की फैमिली हो या किसी पॉलिटिशियन की फैमिली हो,
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अजीब बात है जो मैंने देखा कि गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल ये सारे FIA वाले और बाकी जो पैमरा के अदारे हैं, PTA है, सारे। जब तो आज मैं 2 दिन से सुन रहा, वजीर आजम की फैमिली के हवाले से बात आई है, यहाँ हर फैमिली का, हर पॉलिटिशियन के बारे में ये सारे गवर्नमेंट वालों के, इनके अपने लोग जो है वो कर रहे हैं, हाउ दे आर प्लेइंग विद नेशन। इनको ये भी ख्याल आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो कोई भी उसके बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी वजह से भी ये FIA हरकत में आनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये है कि वजीर आजम जो है वो एक सेक्रेड काऊ है और उनके फैमिली के लोग जो है वो बाकी तमाम से बालातर है। मैं समझता हूँ कि किसी भी लोग को गंद उछालने का, वो अपोजिशन हो, वो गवर्नमेंट हो, वो अपोजिशन लीडर हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कि ये किसी का हक नहीं बनता। कानून उसमें ये सिर्फ कोई कंप्लेंट जाती है तो ये कहते हैं कि एक खास सतह पर हमने अपने इलेक्शन में देखा है, इतनी घिनौनी और गंदी कंपेन की है। मैंने DG FIA को कहा, दूसरे लोगों को कहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास इख्तियार ही नहीं है जी। आज उन्होंने एक विदाउट एनी सर्च वारंट भी कर दिया। बाकी मैं समझता हूँ कि मोहसिन बेग साहब को बिल्कुल कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए था। उनका फायर करना किसी हवाले से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर वो फायर उन्होंने किया है तो 780A कानून हरकत में आएगा, उन पे लगना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक आदमी के लिए अगर वो जुर्म करता है, वो सहाफी है या सोशल मीडिया ऑपरेट करता है, तो वो कानून से बालातर नहीं है। इसलिए कानून को तमाम तबकात के लिए इक्वली इस्तेमाल करना चाहिए। जी बेशक, सब तबकात के लिए इक्वली इस्तेमाल होना चाहिए। और जैसे आपने फरमाया कि अगर कानून की वायलेशन की जाए, और जो भी वायलेशन करे, मैं चाहूँगी अपने पॉलिटिशियंस जो हैं पॉलिटिकल पैनल के पास जाके एक क्विक कमेंट सबसे ले लूँ। कमरजमान कायरा साहब, ये जो आज हुआ है और पूरे दिन ये अनफोल्ड होती रही है स्टोरी मोहसिन बेग साहब के हवाले से, इस पे आप क्या कहेंगे जी? नसीब, पहली बात तो यह है कि ये बहुत कंडेमेबल बात है, और मोहसिन बेग को एक दहशतगर्द डिक्लेयर करना और उसके ऊपर पैमरा लॉज के तहत मुकदमे कायम करना, पहली बात बिलाशुबा खवातीन का एहतराम, फैमिलीज का एहतराम करना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है। ये कहना कि जी इससे पहले बाकी ये कोई जवाज में नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ ये जवाज नहीं है कि आज भी अगर कोई करता है तो वो उस जवाब में ठीक करता है। लेकिन PTI वालों ने किस खानदान को छोड़ा है, कौन सी शख्सियत है जिसके बारे में उन्होंने हर्जा सराई नहीं की, उसके बारे में उन्होंने इंतहाई फजूल किस्म की गुफ्तगू नहीं की। और जिस तरह तर्ज तखातुब है खुद वजीर आजम का, खवातीन और घरों को एक तरफ रखते हुए लोगों के लिए जो मुखातिब है, अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, उनके लिए जो तर्ज तखातुब है, क्या वो काबिल बर्दाश्त है? वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं। लेकिन अब अपनी मर्जी के आप कानून बनाएं और उन कवानीन का इस्तेमाल इस तरह करें, तो ये जो एक फाशिस्ट स्टेट है उसकी एक डिटो मिसाल है। मोहसिन बेग ने फायरिंग की, मैंने इत्तेफाक से वो फुटेज नहीं देखी। अगर तो वहां सिविल कपड़ों में कुछ लोग उसके घर में घुसे हैं और उन्होंने जाके उनको गिरफ्तार करना चाहा है, तो क्या पता है मुझे कि मेरे घर में आने वाले कौन लोग हैं। कितने ही लोगों के घरों पे सिविल कपड़ों में लोगों ने जाके तशद्दुद किए हैं, उनके ऊपर जाके डकैतियां की हैं, डाकुओं ने भी किया है, और सरकारी इदारों के लोगों ने भी जाके लोगों पर तशद्दुद किया है। किसको पता कि ये FIA कोई वारंट लेके आई है, क्या है? क्या उनके पास 7 पुलिस वाले थे? अगर पुलिस 7 थी तो उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, उनको सरेंडर करना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनका ये हक था कि FIA अगर जिसके दिल में चाहे, कि मुझे क्या पता किसी के माथे पे लिखा है कि वो FIA का है, अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है तो फिर मुझे अपने डिफेंस का, सेल्फ डिफेंस का ये हक हासिल है। और जो बात वजीर आजम साहब की फैमिली हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें सबका एहतराम करना चाहिए। लेकिन इसकी बुनियाद पे जो जवाब में बाकी लोगों की, फर्ज करें मोहसिन की फैमिली के बारे में जो जो कहा गया है, क्या उन लोगों पे भी FIA देगा पर्चा? और आज कौम देख रही है कि ये हुक्मरान इस तरह की जो इस वक्त हरकतें कर रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? कभी ये अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं, कभी ये इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ते हैं, कभी ये मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल, नैब को इस्तेमाल करते हुए और उसके चेयरमैन को वो डेली वेजेस पर रख के उनसे काम ले रहे हैं। ये लोगों को तंग करने के लिए, कभी FIA को तंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
और अब पैमरा इनका हथियार हो गया है। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और इनके वज़रा खुलेआम कह रहे हैं, यानी कोई ढटाई की हद होती है, खुलेआम कह रहे हैं कि जी हमारा तो कुछ नहीं होगा, ये हमें जेल में जाते नजर आ रहे हैं। कैसे नजर आ रहे हैं? उन्हें पता है कि हम जेलों में डालेंगे। ये फस्तायत इस मुल्क में चलेगी, मुल्क नहीं चलेगा और कोई फस्तायत को इजाजत नहीं देगा। इसी के खिलाफ हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जी कारी साहब, ये जरा नाज़रीन क्लैरिफाई कर दें कि जो फुटेज सामने आया है उसके तहत ये नहीं नज़र आ रहा कि मोहसिन बेग साहब किसी शख्स पर उन्होंने तानी थी अपनी जो पिस्टल है, वो कोई फुटेज बना रहा था। एक्सप्रेस अभी जो खबरें आ रही हैं वो तो यही कि एक्सप्रेस न्यूज़ के रिजवान एक कैमरामैन थे, तो वो फुटेज बना रहे थे, तो कैमरे को उन्होंने किया था टारगेट। जी, पहली बात तो ये कि किस तरह एक कैमरामैन को पता चल गया कि कोई टीम वहां जा रही है गिरफ्तार करने? आखिर उनको किसी ने बताया होगा ना। तो ये क्या तरीकाकार दुरुस्त है? क्या वो एफआईए वाले यूनिफॉर्म में थे? वो नहीं थे यूनिफॉर्म में। है जी, ऑफ यूनिफॉर्म में नहीं थे जी, और वो कह रहे हैं वारंट भी नहीं दिया जी। तो मोहसिन बेग उनको पहचानता कि ये एफआईए के लोग हैं? कैसे था? क्यों नहीं पुलिस अपने साथ लेके गए? क्यों नहीं एफआईए की यूनिफॉर्म पहन के गए? कि जिसका जी चाहता है मुंह उठाए किसी के घर में जाके घुसे। मुझे क्या पता मेरे घर में आने वाला चोर है, डाकू है, पुलिस वाला है। सेशंस कोर्ट ने यही पोजीशन ली है जो आप कह रहे हैं कायरा साहब। यूनिफॉर्म है उसका। सेशंस कोर्ट ने यही कहा है जो आप कह रहे हैं। सेशंस कोर्ट की यही पोजीशन है। वो तो कह रहे हैं कि आपने एफआईआर काटनी चाहिए थी एफआई के खिलाफ। क्विकली मुसद्दिक मलिक साहब होना चाहिए जी। मुसद्दिक मैं समझता हूँ नसीम एक आखिरी बात जी, मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी इस मामले में लोगों के हमेशा अदालतों के पास ही जाना है। लोगों ने जिस अदालत में उनको पेश किया गया एटीए में, वहां उन पे जो तशद्दुद हुआ है, अदालत को वो देख के उनका जी केस दर्ज कराना चाहिए। अदालत को ये भी हुक्म देना चाहिए साथ जी, क्योंकि वो उनकी आज चेहरा देखा तो उनको अच्छा भला नजर आ रहा है कि ही इज बीन फिजिकली असॉल्टेड। जी मुसद्दिक मलिक साहब, आपका कमेंट जी, फिर हम चलेंगे जमशेद चीमा साहब के पास। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी मुआशरे के अंदर लग़्व कलामी नहीं होनी चाहिए, और बिलखुसूस वो लोग जो सियासत में हों या सहाफ़त में हों, उन्हें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि लोग उन्हें देख रहे होते हैं और जो ज़बान वो बोलते हैं वही ज़बान फिर गली मोहल्ले में सुनी जाती है। इस वजह से हम सबको ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए वो ज़बान बोलने में। अब ये जो सख्त कलामी है तमाम पार्टीज़ करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो रिवायात पीटीआई ने डाली हैं वो तकरीबन अनप्रेसिडेंटेड हैं और जो रिवायात वज़ीर आज़म साहब ने खुद डाली हैं, जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह लोगों को चोर और गाली और मुख्तलिफ अलकाबात से वो नवाजते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे, तो उसकी भी कोई जकड़ पकड़ होनी चाहिए ना। आप किसी को कैसे कह सकते हैं गुजरते हुए कि वो चोर है या डकैत है या क्या है? तो बहरहाल पहली बात तो ये है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की है जो कानून की जकड़ में आती है, तो उसका एक प्रोसेस बड़ी वाज़ेह शक्ल में सबको मालूम है। यानी आपको एक वारंट चाहिए किसी को गिरफ्तार करने के लिए। अगर एफआईआर आई है तो आपने वारंट लेना है, वारंट लेकर आपने जाना है, पुलिस साथ लेकर। आप सादा कपड़ों में नहीं जा सकते। आपको असद तूर साहब का घर याद है? उनके घर में सादा कपड़ों में लोग आए, उन्हें मार बार के बांध के चले गए, तो उन्हें क्या पता? वो कहते जी ये भी पुलिस है या ये भी एफआईए है, तो ये क्या बात हुई? आपको याद है वो पार्क में आपके एक सहाफ़ी घूम रहे थे, उनको सादा कपड़ों में एक साहब आए, गोली मार के चले गए, अबसार को जी। तो ये अबसार आलम साहब को। तो ये जो तशद्दुद हो रहा है, ये एक नहीं, ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। वो हमारे एक और वो वक्त टीवी के दोस्त थे जिनको उठा के ले गए थे और गाड़ी को परींटे भी मारी, मतीउल्लाह जान को उठा लिया था जी दिन दहाड़े। तो अगर आप ये इजाजत दे दें कि सफेद कपड़ों में लोग आएं और लोगों को उठा के चले जाएं, तो आप ये तफरीक ही नहीं कर सकते कि कौन दहशतगर्द है, कौन पुलिस वाला है, कौन इंटेलिजेंस वाला है। तो जो तरीकाकार है उसकी मुताबिकत से चलना होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है वो लीगल फ्रेमवर्क की है। एक कानून पास हुआ था पीका, जो हमारे दौर में हुआ था, गलत हुआ था, और मैं उसको तब भी रेजिस्ट करता था और आज भी समझता हूं कि वो एक बिल्कुल फजूल
कानून है जिसे खत्म होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह के कवानीन अभी फैटफ की आड़ में पास किए गए हैं, जिसके अंदर आप लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों के कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, आप लोगों के फोन्स जो हैं उनके अंदर ब्रेक इन कर सकते हैं, आप लोगों को सादा कपड़ों में डिप्लॉय करके लोगों के घरों के अंदर भेज के एविडेंस उठा सकते हैं। आपने सिर्फ एक शख्स को, इंटीरियर सेक्रेटरी को, यह ताकत दे दी है कि वो आपके अकाउंट्स फ्रीज कर सके, आपकी प्रॉपर्टी फ्रीज कर सके, आपके बिजनेसेस बंद कर सके। और ये फैटफ की आड़ में, यानी इंसानी हकूक की पामाली की गुंजाइश पैदा की गई है फैटफ के कवानीन की आड़ में। ये कवानीन अच्छे नहीं है, ये हम भी अगर करें तो अच्छे नहीं है, और अगर इस वक्त पीटीआई करे तो वो भी अच्छी नहीं है। ये मेरा तीसरा नुक्ता है। और चौथी और आखिरी बात, मैं एग्री करता हूं कायरा साहब से कि देखें ये एक फैशिस्ट हुकूमत बनती चली जा रही। आप रवैया देखें, वजीर आजम एक शख्स के मुतल्लिक कहते हैं कि मैं तुझे मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी तक लेकर जाऊंगा। 2 दिन के बाद 32 किलो हेरोइन राना सनाउल्लाह की गाड़ी में पकड़ लेते हैं, और फिर खुदा की कस्में खा खा के अर्श मोहल्ला की तरफ देख देख कर कहते हैं कि हमारे पास वीडियो है। और वजीर आजम खुद कहते हैं कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में ले जाऊंगा, और फिर लेके जाते हैं। 2 दिन पहले वजीर आजम ने इसी गुफ्तगू, इसी टेलीविजन प्रोग्राम जिसके हवाले से ये आज आपने, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इसी हवाले से 2 दिन पहले कहा है कि अब बड़ा हम सख्ती से पेश आएंगे। कल कहा है, कल ये कहा है, आज सादा कपड़ों में लोग भेज दिए। यानी ये किस किस्म की रियासत है? इसका मतलब है कौन महफूज है? अगर आज आपके प्रोग्राम में मैं कोई बात करता हूं जो चीमा साहब को पसंद नहीं आती, तो कल मुझे उठा लेंगे। खैर बातें हम बहुत कर भी लेते हैं, मेरा ख्याल है कि सेनेटर साहब बातें हो भी जाती हैं बहुत, लेकिन ये जो इस वक्त सवाल उठा है वो देखें, जो बातें हो जाती हैं उसके बाद फिर मैंने आपको 4-5 एग्जांपल्स दिए बातों का। नहीं, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन। बहुत से सहाफी, मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कह रहा हूँ, मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जिस तरह कायरा साहब ने कहा है, मैं कह रहा हूँ कि हमारी रविश अच्छी, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि सब खामोश हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को, खवातीन को इतनी लग बातें और इतना कुछ बका जाता है। और मैं तो ये कहूंगी कि पर्सनली तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक व्हाट्सएप भी भेजा था आज से 1.5 साल पहले, ये कह के कि जी ये इस तरह की चीज को रोकना चाहिए, इस पे आप लीड करें, इसको पुश बैक करें। लेकिन बहरहाल बात यह है कि जो बात उस प्रोग्राम में की गई थी, जिस प्रोग्राम का जिक्र हो रहा है और जिसकी वजह से इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई, वो बात सही नहीं थी, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। तो एंकर्स को क्या क्या नहीं कहा सोशल मीडिया पे? जी वो बिल्कुल कायरा साहब, इतना मसला है क्योंकि आप किसी चीज को किसी सिरे से पकड़ते हैं तो आपको 10 गंद और नजर आ जाते हैं। ये हमारा बड़ा डायलेमा है कि ये चीज को शुरू कहां से किया जाए। जमशेद चीमा साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि मकसद था कि सब लोगों की बात आप सुन लें। एक सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। देखिए, हमने किसी ने दिफा नहीं किया किसी लफ्ज़ गुफ्तगू का, किसी ने दिफा नहीं किया। और हम तो ये भी समझते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जिस किताब का जो रेफरेंस वो दे रहे हैं उसको उतारें, उसको बंद करें अगर ऐसी बात है। मगर इस वक्त हम में से कोई ये नहीं कह रहा कि इस तरह की लग गुफ्तगू जो है उसको बढ़ाया जाए और लोगों की फैमिलीज के मुतालिक बेबुनियाद बातें की जाए। ये किसी ने दिफा नहीं किया, ना ये डिफेंसिबल है। बेशक जी मौजूद है, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है आपने? कोई अदालत में गए हैं आप? कहीं जाके डेफर्मेशन सूट फाइल किए हैं? वो पाकिस्तान में मौजूद है, आप उनको तो पकड़ नहीं रहे। एक बंदे ने रेफरेंस दे दिया, गलत दिया, अच्छा नहीं है, मैं उसको एथिकली सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर आप इतने ज्यादा सीख पा हो जाए। तो वो किताब मौजूद है, राइटर मौजूद है, उसके खिलाफ आपने क्या किया? जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये तो अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक के बाद आएं ताकि आपको मौका मिले खुल के आप बात करें और ये भी इसको भी एड्रेस करें, क्योंकि हमें कल मालूम है काबीना में जब ये बात हुई है प्राइम मिनिस्टर की एहलिया साहबा के हवाले से, तो उस वक्त ब्रिगेडियर जाज शाह साहब बहुत सीख पा हुए, बहुत वो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि किधर है यहाँ हमारी, किधर है हुकूमत की, हर चीज़ कह के चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर ये बात कही जाए तमाम शहरियों के और प्राइम मिनिस्टर की एहलिया साहबा के हवाले से, तो बिल्कुल दुरुस्त है कि गलत बात और बेबुनियाद बात और लग बात, और चाहे मुराद सईद के हवाले से कही जाए, सब बातें गलत हैं।
और मैं ज़रा बड़े दुख के साथ कहूँगी कि हमारी कॉलीग हैं आसमा शराजी, उनके हवाले से इतना गंद बका गया और FIA भी वो गई और साइबर क्राइम ने कहा जी हमारे पास तो कुछ है नहीं, और देयर वाज फिल्थ ऑन सोशल मीडिया। और प्राइम मिनिस्टर को मालूम है कि 1.5 साल पहले उनको मैंने लिख के भेजा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया था। आई वाज ब्लॉक्ड एज अ रिस्पॉन्स। बट बहरहाल वो तो बात चलेगी। इकबाल चीमा साहब, आप ब्रेक लेते हैं ताकि आप वापस आएँ, फिर बहुत से इश्यूज रेज हुए ताकि आप उनका जवाब दीजिएगा। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे, बातें तो बहुत करनी थी लेकिन गुफ्तगू उसी पर फोकस किए हुए है जो कि मोहसिन बेग साहब का केस है, उस हवाले से। और जमशेद इकबाल चीमा साहब ने बहुत सब्र के साथ सबकी गुफ्तगू, सबकी तनकीद सुनी है। अब हम चीमा साहब के पास जाएंगे ताकि ही हैज़ इससे। चीमा साहब, 2 बातें उठी हैं। एक तो ये कि हर सूरत पे जो बात खुराफात है सब उसको कंडेम करेंगे, लेकिन इक्वली सब पर अप्लाई होना चाहिए कि किसी के पास मौका नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो तरीक़ा था आज FIA का वो शायद दुरुस्त नहीं था। फरमाइएगा जी। देखिए, एक तो ये कि चूंकि 2 सीनियर सियासतदान ने, दोनों ने बात की है, तो अपोजिशन के थे दोनों, मुझे थोड़ा सा मौका देना। पहली बात तो ये कि देखें, जो मोहसिन बेग साहब हैं, 2 इसमें थोड़ा सा तकसीम कर लें कि एक है कोई आम आदमी किसी खास आदमी के बारे में बात करे, उसे तो इग्नोर किया जा सकता है। आम आदमी के बारे में बात करे, होती रहती है, बाज़ औक़ात वो तरह नहीं होता। कोई खास आदमी के बारे में बात करे तो वो अहम है। मोहसिन बेग साहब आम आदमी नहीं है। अच्छा, और जो मुराद सईद साहब है वो भी आम आदमी नहीं है। अब आपके पास एक प्लेटफार्म हो, मतलब आप 24 पे बैठी हैं या कोई जियो पे बैठा है, कोई दुनिया पे बैठा है, एक प्लेटफार्म है बहुत बड़ा, एक प्लेटफार्म को रिप्रेजेंट करती हैं, एक रिस्पॉन्सिबल आप कह लें फोरम को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा दूसरे आप कह लें इलेक्टेड नुमाइंदे को या इलेक्टेड वज़ीर आज़म को, इलेक्टेड वज़ीर के बारे में किस तरह बात करता है, तो इस बात को आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना, एक सोसाइटी में एक बाकायदा जिसे कहते हैं तशद्दुद को हवा देने वाली बात है। मोहसिन बेग साहब के घर में पिस्तौल है, मेरे घर में 35 गन्ने हैं, मेरे पास 35 गार्ड हैं। अच्छा, अब क्या मुझे ये इजाजत है? मैं तो घर से नहीं निकलता लेके गन, मेरे साथ कभी गार्ड नहीं होता। आपके पास तो असल में 35 गार्ड हैं। बात कर रहे थे कायरा साहब, 35 गार्ड असल में। अच्छा, कायरा साहब कह रहे थे, एक मिनट नसीम साहब बोलना ना प्लीज। मैं कह रहा था कि कायरा साहब कह रहे थे कि जी वो उनको पता नहीं चला कि ये बंदे कौन आए हैं। देखें, जब वो बाहर जा रहे थे, अब अंदर वो तशद्दुद करके बाहर जा रहे थे, बाहर जाकर उन्होंने फायर किया है, और आपने बात की कैमरे पे फायर किया है। अगर कैमरे पे फायर करना इजाजत है तो फिर आप तो अपना केस वीक कर रहे हैं कि आप कहीं भी कैमरा लेके जाएं तो कैमरे पे फायर किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप साफी हैं, आप किस तरह की बात आपने की कि कैमरे पे फायर किया जा सकता है? एक सेकंड रुक जाए, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। चीमा साहब, आई हैव टू स्टॉप यू। एक मिनट। नहीं चीमा साहब, आप बात गलत कर रहे हैं। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जस्टिफाई था कैमरे पे करना, मैं हकाइक बता रही थी। ये गलत बात आपने की अभी कि आप अपना केस वीक कर रही हैं। आपका ख्याल है कि मैं इस बात को सपोर्ट कर लेने देना? जी मुझे गलत कर लेने देना, मुझे गलत कर लेने देना प्लीज, मुझे करने बात करने देना, मुझे बात प्लीज। देखें, मैं यहाँ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बोलना सर, आप करें ना। देखें प्लीज, मैंने आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं बोलना ना, बात तो करने देना मुझे, इतना भी मुझे हक देना मुझे प्लीज। तो मैं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि देखें, इसमें ये जो है ना, कायरा साहब ने कंडेम किया, मुसद्दक मलिक साहब ने कंडेम किया। मुसद्दक मलिक साहब ने बेहतर अंदाज में किया। कायरा साहब ने 15 लेखन लगाए, 15 लेखन लगा के तो आप बेसिकली तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। फिर 2-3 लफ्ज बोले मेरे लिए बड़े काबिल एतराज हैं। उन्होंने कहा कि ये हर्जासराई PTI वाले करते हैं, फिर उन्होंने कहा इनका कल्चर है। देखें, मैं समझता हूं, पहली बात मैं बार बार पहले इस बात पहले यहां खत्म करें कि कभी भी मुआशरे में तशद्दुद या लॉलेसनेस, बड़ा आदमी हो, दरमियाना हो, छोटा हो, खास वर्सेस खास हो, आम वर्सेस आम हो, खास वर्सेस आम हो, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह हम लोग कस्टोडियन हैं लॉ के कस्टोडियन से ये बात तो नहीं की जा सकती। फिर आप लोगों को एजुकेट करने के कस्टोडियन है, आपसे इस तरह की गुफ्तगू की तो नहीं की जा सकती। और जो करे उसको हम लेकिन कह के ना कंडेम करें, उसे कंडेम करें पहला, ठीक है। दूसरी बात जो है
कि ये जो कल्चर आया, कल्चर में मुस्लिम लीग नून जो आज मासूम बन के बैठी है, ये नुसरत भुट्टो साहबा के बारे में, बीबी साहबा के बारे में, और रिसेंट एक वीडियो चल रही है तलाल चौधरी की जो बिलावल साहब के बारे में उन्होंने कहा। मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से नाप लें, मेजर कर लें, वाकयात निकाल लें, मुस्लिम लीग नून इस कल्चर की बानी है। मैं सियासत में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उस वक्त आया जब नवाज शरीफ साहब आए थे, वजीर खजाना बने, उसके बाद मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्कूल में था। मैं देखता रहा हूं, मैं समझता हूं इनके आने के साथ ही जिस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन हुई उस वक्त, ये उस वक्त से चली है और ये ट्रोल करते हैं। मैं समझता हूं हमें भी इन्होंने किया है। तो इसमें कहने वाली बात यह है कि हम समझते हैं कि ये इस बात पे किसी की मुनाफली नहीं है, इसमें किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। इस बात में आप लोग, हम लोग लेकिन कह के कंडेम न करें, ओवरऑल कंडेम करें। वो सियासतदान हो, वो आप कह लें कि कोई जुडिशरी का आदमी हो, बल्कि स्पेशली खास लोग जो नुमाया लोग हैं, नुमाया लोगों को पहले रोकने की जरूरत है ताकि सोसाइटी की सिमत तय हो सके, मुआशरे की मुस्बत चेहरा, मुस्बत सिमत, मुस्बत कल्चर हम प्रमोट करें। आम आदमी की बात बरल बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सोसाइटी के खास लोग ये काम ना करें। लिहाजा हम यहां बैठ के तो ये अपनी अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी अपनी टाइमिंग के मुताबिक, अपने अपने मुखालफिन या हामियों के मुताबिक बात ना करें। हम एक जनरल बात करें और उसी बात को लेके चलें। यहां मैं जो थोड़ी बात करूंगा कि ये बात शुरू हुई, पहली जो मीटिंग थी 6 या 7 लोगों की प्राइम मिनिस्टर साहब, वहां यही बात हुई कि बेबसी का इजहार किया गया कि क्या करें। ये मोहसिन बेग ने जो कुछ किया है, मुराद सईद साहब इसमें मौजूद थे, आई वाज आल्सो देयर, प्राइम मिनिस्टर थे। तो वहां यही हुआ कि कानूनी रास्ता लें, कानूनी रास्ता लें। तो कानूनी रास्ता, वकील को बुलाया गया, कानून पूछा गया कि क्या कानून कहता है, क्या कानून इजाजत देता है। अब अगर कोई फेडरल मिनिस्टर कानून आपको दरखास्त देता है तो मैं समझता हूं ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उसने कोई छुप के बंदे नहीं भेजे, उसने अपने गार्ड नहीं भेजे, उसने पुलिस दूसरी तरह नहीं भेजी, उसने बाकायदा कोर्ट में या आप कह लें कि FIR दर्ज कराई और FIR में जो गिरफ्तार करके लेके गए वो लेके गए अदालत में, और जिस बंदे को पकड़ने गए उस बंदे ने फायरिंग कर दी। वो समझता है कि मैं अबव द लॉ हूं। अगर आप कह लें कि एक साफी आज समझता है कि मैं अबव द लॉ हूं, तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं तरबियत में कमी है, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को तबकात में या आइलैंड में तकसीम किया हुआ है। हम समझते हैं कि दुनिया को कानून की पाबंदी करनी चाहिए, तरीक़ेकार की भी आप कह लें उसके स्टेप्स भी सारे फॉलो करना चाहिए, और मेरे लिए सारा कुछ आज़ाद है, मेरा जो दिल करे करे। सो मैं समझता हूं कि आज इस बात से निकलें कि PTI ज्यादा करती है, नून करती है, PP करती है, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन हम यहां से जाएं तो ये तय करके जाएं कि हम किसी को भी कंडेम लेकिन कह के नहीं करेंगे, कंडेम पहले करें। अगली बात, जहां जहां जिस स्टेप पे जिसने गलत किया उसे कंडेम करें, लेकिन इस बात को खुदा के लिए रोकें। ये देखें, यहां पे मरियम बीबी खातून है, मेरी वाइफ सियासत में है, हम लोग बड़े एक्सपोज्ड हैं, हम लोग बड़े एक्सपोज्ड हैं, मरियम बीबी एक्सपोज्ड है, मुस्लिम लीग नून पूरी एक्सपोज्ड है। तो सिर्फ आप कह लें कि प्राइम मिनिस्टर के घर तो नहीं आया जा सकता, उसकी 4 दीवारी क्या गिरी हुई है और बाकियों की 4 दीवारी बड़ी है कि उसमें जाया नहीं जा सकता। ये मेरी कोई 4 दीवारी जो है कोई ज्यादा ताकतवर के मेरे घर कोई नहीं आ सकता अगर मैं किसी की खवातीन के बारे में बात करूं। सो मैं समझता हूं सोसाइटी में हम लोग सियासत में इज्जत कमाने आए हैं, इज्जत से आए और सियासत में सियासतदान गाइड करें सोसाइटी को, ना कि सोसाइटी का कल्चर खराब कर दें। जी, बड़ी आपने तफसील और में कानूनी रास्ते को लेने को अप्रिशिएट करें। जी, बड़े तफसील में आपने बात की, और मेरा ख्याल है अभी मैं वापस आऊंगी, पैनलिस्ट उनका मौक़िफ़ लेते हैं। कोई ऐसी बात आपने नहीं की जिसे डिसएग्री ना करें। अगेन आई वांट टू से कि ये जो कैमरे की बात थी, मैं हकीकत बयान कर रही थी, इसमें कोई सपोर्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जहां आपने सियासतदानों की बात की और आपने कहा उनकी इज्जत है सबकी, उनकी बेटियां हैं, तो पाकिस्तान के मीडिया में बड़ी ख़वातीन हैं और ख़वातीन को भी ख्याल करना चाहिए और उन पर भी ऐसे अटैक नहीं होना चाहिए और उनके बारे में भी आपको इसी तरह से सोचना चाहिए। जमशेद इकबाल चीमा साहब, जिस तरह से आप मरीम नवाज साहिबा का या अपनी बेगम का सोच रहे हैं, क्योंकि जो ख़वातीन हैं मीडिया में वो बहुत एक्सपोज्ड हैं, और आप कभी सोशल मीडिया पे देखें कि क्या क्या होता है उस पर, और कितना अच्छा हो कि सब इसको मिलके इस चीज़ को कंडेम करें। हम तो बड़े दिनों से कह रहे हैं कि कोई कोड ऑफ एथिक्स इस पे बने, लेकिन बहरहाल नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब ने ठीक कहा, नो इफ्स एंड बट्स, अक्रॉस द बोर्ड एवरीबडी शुड कंडेम एंड लॉ शुड बी द सेम फॉर एवरीबडी। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन हम बात कर रहे थे मोहसिन बेग साहब के केस के हवाले से और ब्रॉडर इश्यूज़ हैं इसमें जो कि हमने तमाम पॉलिटिशियंस का पॉइंट ऑफ व्यू सुना। जमशेद इकबाल चीमा साहब भी बड़ी क्लियरली कह रहे थे कि कानून जो है वो एक इक्वली सब पर लागू होना चाहिए। हमारा ख्याल है कि बिल्कुल जो पब्लिक स्पेस में है मीडिया इंक्लूडेड और ख़वातीन जो मीडिया में है, फिर से मैं कहती हूँ कि पिछले दिनों में हाल में बहुत ज़्यादा गंद उछाला गया और ख़वातीन को लाइक ऑल एंकर्स हैव टू बी ऑल्सो वेरी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। जहाँ उनसे गलती हो वो भी वहाँ भी, यानी कि अगर हम कह रहे हैं माशरे में एक सही तरीके से पनपनी है वैल्यूज़ और तमीज़ और तहजीब, तो एज एंकर्स भी हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल सबकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। मुसद्दिक मलिक साहब, अगर एनी क्विक कमेंट जो उन्होंने कहा इकबाल चीमा साहब ने, अदरवाइज आई लाइक टू मूव टू पेट्रोल की जो सिचुएशन है, जो कीमतें बढ़ी हैं, मेरा ख्याल है आपने अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर दी थी, तो अगर आप लोग दोनों सुनना चाहें तो शिबली फराज साहब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने आज कुछ पेट्रोल के हवाले से कहा, तो सुनिए। अगर इस कुएं होते तो फिर तो एक और बात थी। चूंकि हम ये इंपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त $95 पे पहुंच गई हैं, हुकूमत इसमें कोई टैक्सेस नहीं डाल रही। जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। सख्त वक्त में यही होता है कि जिंदगी देखें नॉर्मल नहीं रह सकती है। देखते हैं गाड़ियां वगैरह बहुत रश भी होता है, कोई ऐसा मैकेनिज्म करना होगा टेम्परेरी तौर पे। गाड़ियां हैं जो कि ऑड और इवन नंबर है उसको हम इंट्रोड्यूस कराएं। महंगाई है ये आलमी है, उसमें अपने आप को आदमी ने एडजस्ट करना है। ये टेम्परेरी फेज है और इंशाल्लाह जो है तो चीजें बेहतर होंगी अगर हमने ये मुख्तलिफ हिकमत अमली को अपनाया। जी मुसद्दिक मलिक साहब, टेम्परेरी फेज है, लिंक टू इंटरनेशनल प्राइसेस, ये खत्म भी हो जाएगा, गाड़ियां भी ज्यादा हैं, गाड़ियों को भी कम करना पड़ेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या कहते हैं? मैं यही पूछूंगा कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस के हवाले से ये तमाम महंगाई यहाँ पर आ रही है, तो इस दुनिया में 200 ममालिक हैं और वो 200 ममालिक इक्वली मुतासर होते हैं महंगाई से। तो 200 के में पाकिस्तान का नंबर 100 होना चाहिए था या 90 होना चाहिए था या 110 होना चाहिए था या 70 होना चाहिए था। पाकिस्तान तीसरा मुल्क है जहां पे शरह महंगाई की सबसे ज्यादा है। नंबर 1 अर्जेंटीना है, नंबर 2 तुर्की है, नंबर 3 पाकिस्तानी। तो ये क्या खास अजाब पाकिस्तान पे नाजिल है कि पूरी दुनिया में तो महंगाई आई, लेकिन महंगाई की शरह जो पाकिस्तान में बढ़ी वो तीसरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ी। दूसरी बात यह है भाई कि अगर वाकई महंगाई इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से आई है या इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइस की वजह से आई है, तो आपने 4.5 रुपए की लेवी क्यों लगाई है? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्यों लगाई है? ये वक्त है लोगों के ऊपर लेवी लगाने का, हर लीटर के ऊपर। आप अगर ये चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि $1 की चीज आपने खरीदनी थी, वो डॉलर 106 रुपए का था, फिर वो 115 का हो गया। आपने वो डॉलर 180 का कर दिया, आजकल 175 का है। अब $1 की चीज खरीदते हैं तो 175 रुपए लगते हैं, तो लोगों पे तो पेट्रोल का बॉम्ब गिरेगा ना। ये तो आपकी पॉलिसी थी डिवैल्यूएट करना। ये तो आपने ऐलान करके ये पॉलिसी बनाई थी। एक्सपोर्ट तो आपसे बढ़ नहीं सकी, ट्रेड डेफिसिट आपसे कवर हो नहीं सका, और आखिर में ले दे के आपने डॉलर को डिवैल्यूएट करके 160 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया। फिर आपने कहा कि ये सिर्फ डॉलर की वजह है। चलें डॉलर की वजह है तो फिर लेवी ना लगाएं। तो फिर सवाल ये उठता है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्यों लगा रहे हैं? चले पेट्रोलियम को छोड़ दें, आपने 13 रुपए कल रात बढ़ाई, 3-3.5 रुपए पहले बढ़ाई थी कुछ दिन पहले। मुझे ये बताएं बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। यानी कोई एक अजाब है जो अवाम पे नहीं है। 100% खाने पीने की अशिया की कीमत में इजाफा हुआ है। 250% जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। लोगों के बाजे बच जाएंगे गर्मियों में। 350% जो है वो गैस की कीमत में इजाफा हुआ है। 550% दवाइयों की कीमत में इजाफा है। लोग क्या करें भाई? फिर भी रख दें अपने बच्चे। ठीक है, तो मुसद्दिक मलिक साहब आपने कोई वैसे बताया नहीं कि ना क्या चाहिए, यानी कि इस वक्त तो तमाम पार्टीज बहुत क्रिटिसाइज कर रही हैं। कोई इस वक्त आप बता सकते हैं नाजरीन को कि क्या करे हुकूमत जिससे कि कुछ बेहतरी आए? बिकॉज ये तो इनकी तो पोजीशन क्लियर है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि वजह सिर्फ महंगाई है तो इजाफी टैक्सेस ना लगाएं। अभी इस बजट के अंदर जो इन्होंने दिया है 80% टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट है। 80%।
ठीक ठीक। अगर ये आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा दें तो 80% इनडायरेक्ट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि करोड़ों रुपया कमाने वाला भी उतना ही टैक्स दे रहा है पेट्रोल पे, और गरीब पे भी उतना ही टैक्स अच्छा, दे रहा है। इनडायरेक्ट तो टैक्सेस का आप कह रहे हैं, टैक्स लगाए, गरीब पे क्यों टैक्स लगाए? 4% के ऊपर आप अमीर आदमी को दे रहे हैं कर्जा 4% पे, और गरीब को दे रहे हैं 22% पे, तो गरीब क्या मर जाए? ठीक। अच्छा, पोषण तो रखे ना जी, यार। आपने आपकी पोजीशन आ गई जी, क्लियर आ गई कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, प्लस आप द कॉस्ट ऑफ मनी टू द रिच इज वेरी इज लेस कंपेयर टू जो आम शहरी इस मुल्क में। खैर साहब, वेरी क्विक कमेंट इस पर, जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और हुकूमत कह रही है तो बैनुल अक़वामी जो महंगाई है उसकी वजह से है, और विद टाइम ये भी कम हो जाएगी। अच्छा जी, जमशेद साहब आप इस पे जवाब दे दीजिएगा। मुसद्दिक मलिक साहब जो कह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक तो मुसद्दिक साहब ने जो बात किया है कि टैक्स कम करें, तो टैक्स मुस्लिम लीग नून का एक दौर था, एक पीपल्स पार्टी का, और 3 साल हमारे। ये जो रिसेंट महंगाई, इंटरनेशनल महंगाई हुई है, इससे पहले टैक्स पे लेवी प्लस यू कैन से कि जीएसटी जो लिया जाता था